तो आज की हेडिंग क्या है? मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। और मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ओराई साइट को ढूंढो और अनवाइंडिंग करो डीएनए डुप्लेक्स की, यही होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालें मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और इसमें मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में जो पहला स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ ओराई साइट एंड अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। अब ध्यान से देखना, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। स्टेप फर्स्ट ला रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ ओराई साइट, रिकॉग्निशन ऑफ ओराई साइट एंड अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स, मतलब डीएनए डबल हेलिक्स का खुलना। तो देख लेते हैं, ध्यान देना जरा। देखो, पिछली क्लास में मैंने ऐसे डीएनए बनाया था, डबल हेलिक्स बनाने की जगह मैंने डीएनए ऐसे बना दिया था। तो चलो मान लेते हैं ये डीएनए है और ये बेस पेयर्स है, ये बेस पेयर्स है, और यहां पर 5 डैश एंड है, यहां 3 डैश एंड है, और ये 3 डैश एंड है, और ये 5 डैश एंड है। माना कि सबसे पहले तो ओराई साइट ढूंढेगा, तो मान लो ओराई साइट यहां पर है, तो हेलिकेज ओराई साइट मतलब क्या है? एटी-रिच एरिया। तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और डीएनए खुल जाएगा। मान लो यहां ओराई साइट था, डीएनए इतना हेलिकेज ने अनवाइंड कर दिया, इतना डीएनए खुल गया। ये देखो, इतना डीएनए खुल चुका है, ये ओराई साइट पर डीएनए खुल गया। अच्छा, ये लाइन नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। एक हेलिकेज यहां है, एक हेलिकेज डीएनए खोलते खोलते इधर को जाएगा और एक इधर को जाएगा। एक बार में सारा डीएनए नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि हेलिकेज एटीपी से एनर्जी लेकर डीएनए खोलता है, तो हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट के कारण थोड़ा थोड़ा डीएनए खुलेगा, थोड़ा थोड़ा रेप्लिकेट होगा, सारा एक बार में नहीं खुलेगा। अच्छा, याद है हेलिकेज के आगे आगे चलता है टोपोआइसोमरेज, ताकि अगर कहीं सुपर क्वाइलिंग हो तो उसे हटा दे, और जो डीएनए खुल चुका है वो खुला ही रहे, उसको पकड़ के कौन रखता है? एसएसबी प्रोटीन। सही है, तो ये एसएसबी प्रोटीन है। देखो, डीएनए कॉइल्ड था, डीएनए कॉइल्ड था, आपने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा तो डीएनए खुल गया। अब खुल गया तो इसका डायमीटर थोड़ा सा फैल गया, ये कॉइल्ड था, थोड़ा फैल गया। तो ये फूला हुआ जो एरिया दिख रहा है, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन बबल। ये जो स्वेलन एरिया दिख रहा है, इसे कहेंगे रेप्लिकेशन बबल। प्रोकैरियोट में एक ही ओराई साइट है, डीएनए एक ही जगह से खुलेगा, तो एक रेप्लिकेशन बबल डेवलप होगा। यूकैरियोट में कई ओराई साइट है, तो इस तरह डीएनए कई जगह से खुलेगा, तो कई रेप्लिकेशन बबल होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या लिखना चाहिए मुझे कि प्रोकैरियोट्स में वन रेप्लिकेशन बबल डेवलप होगा, वन रेप्लिकेशन बबल डेवलप्स प्रोकैरियोट में, क्योंकि एक ही और आई साइट है, तो एक ही जगह से डीएनए खुलेगा, तो एक ही रेप्लिकेशन बबल होगा। यूकैरियोट में कई और आई साइट हैं, इसलिए रेप्लिकेशन बबल भी कई डेवलप होंगे। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे सुनिए, देखो, जब डीएनए खुला ना, तो मैं जिस एरिया को ब्लू कलर से कर रहा हूं उस एरिया को देखना आप। जब डीएनए खुला तो ये एरिया देखो, ये और ये वाला हिस्सा, तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ऐसे देखो तो वाई जैसा दिख रहा है, ऐसे करके देखो तो वाई जैसा दिख रहा है। इधर भी डीएनए खुला तो ये ऐसे है और ये ऐसे, तो इधर भी ये वाई शेप का दिख रहा है। तो ये जो वाई शेप का डेवलप हुआ ना डीएनए को खोलने के कारण, दोनों तरफ जो डेवलप हुआ, इसे कहते हैं वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। ये क्या है? रेप्लिकेशन फॉर्क। बबल और फॉर्क में अंतर पता चल रहा है? ये पूरा फूला हुआ एरिया क्या कहलाता है? बबल। और ये जो वाई शेप का इधर आया
और जो इधर डेवलप हुई है रेप्लिकेशन फॉर्क है। एनसीईआरटी कहती है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसलिए डीएनए थोड़ा थोड़ा खुलेगा और रेप्लिकेशन होगा छोटी छोटी ओपनिंग में, और उस छोटी छोटी ओपनिंग का नाम है रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन पिछली क्लास में मैं कहाँ करा रहा था, इसी एरिया में तो करा रहा था। तो रेप्लिकेशन फॉर्क वाले एरिया में ही तो रेप्लिकेशन हो रहा था, यहां भी रेप्लिकेशन हो रहा था। कहने का मतलब कोई पूछे रेप्लिकेशन फॉर्क स्मॉल ओपनिंग है लार्ज ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग है, तो रेप्लिकेशन यहां होगा और यहां होगा। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये प्रोकैरियोट में एक ओराई साइट है, एक बबल बनेगा, यूकैरियोट में कई ओराई साइट है, कई बबल बनेंगे। और डीएनए को खोलने के कारण वाई शेप के रेप्लिकेशन फॉर्क दोनों डायरेक्शन में डेवलप होते हैं। अब जब डीएनए खुल ही गया है तो स्टेप सेकंड क्या आएगा? याद है मैंने पिछली क्लास में इस डायग्राम को बीच से कट कर दिया था, तो यही करने जा रहा हूं और दिखाऊंगा कि इस डीएनए यहां से कट कर दूंगा और दिखाऊंगा कि रेप्लिकेशन इधर कैसे होगा। जैसे इधर होगा रेप्लिकेशन, वैसे ही इधर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? प्राइमेज एंजाइम ले आओ, आरएनए प्राइमर बनाओ 5 से 3 डायरेक्शन में। तो स्टेप सेकंड होगा सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर एट 5' एंड, या बोलूं आरएनए प्राइमर बनाएगा प्राइमेज एंजाइम एट 5' एंड इन 5' टू 3' डायरेक्शन, 5 से 3 डायरेक्शन में प्राइमर बनेगा। अब प्राइमर बनने के बाद स्टेप सेकंड और थर्ड का डायग्राम एक साथ आएगा, इसलिए दोनों स्टेप हम एक साथ लिख लेंगे। स्टेप थर्ड में क्या होगा? जब आरएनए प्राइमर बन जाएगा तो फिर बनना स्टार्ट होगा डीएनए चेन, वो भी बनेगा इन 5' टू 3' डायरेक्शन। तो सेकंड और थर्ड स्टेप हम दोनों साथ में लिख लेंगे और दोनों का डायग्राम अब इसके बाद बनाऊंगा और दोनों का डायग्राम एक साथ बनाऊंगा। अरे वही जो पिछली क्लास में बनाया था, पिछली क्लास में आधा बना था, आज पूरा बनेगा। तो ठीक है, आगे स्टेप 1 के डायग्राम सहित लिख लो, फिर ये दोनों स्टेप हेडिंग डाल लो, फिर पढ़ते हैं रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म। जल्दी बना लीजिएगा, है ना। और आज ये जान लो आप, अगर 1 सेकंड भी लापरवाही कर दी तो पूरा उड़ गया रेप्लिकेशन, कुछ नहीं कर सकता कोई। इसलिए बहुत अलर्ट होकर, सजग होकर, इस चैप्टर के 3 ही बैकबोन है। एक है रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म, एक है ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म, और एक ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म। इन तीनों को बहुत संभाल के रखना, बाकी सब आगे पीछे भी संभल सकता है, लेकिन ये 3 अभी क्लास में ही संभालने हैं। क्या बच्चे? डीएनए लीनियर है कि डीएनए लिविंग मॉलिक्यूल है बच्चे, बायो मॉलिक्यूल है। जो भी बायो मॉलिक्यूल है उसे लिविंग मॉलिक्यूल ही तो कहोगे। ये क्वेश्चन कहां से आ गया, लिविंग है कि नॉन लिविंग? और ये तो पिछली क्लास में बता चुका हूं शायद कि डीएनए रेप्लिकेशन किस स्पीड से कराना है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कराएगा, इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि डीएनए पॉलीमरेज को केवल फास्ट नहीं काम करना है, बट विथ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन विल रिजल्ट इन म्यूटेशन। एनसीईआरटी चलाते चलना है साथ में। हाँ, स्टेप 2 और 3 लिख लें, और बाद में दोनों का डायग्राम एक साथ बनेगा और ढेर सारे डायग्राम बनेंगे अब।
और अगली क्लास जिस दिन भी रहे मॉड्यूल लाना, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे हम। एक्सरसाइज 1 के और 2 के 2 करेंगे, 3 को बचा के रखेंगे, आगे काम आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के। तो एक्सरसाइज 1 और 2 के क्वेश्चन कर लेना। 2 के कितने करने हैं? अरे जो सॉल्व करने से बन जाए, समझ जाना अपने टॉपिक का है, और क्या। टाइम मिलेगा तो बता दूंगा आखिरी में, और क्या। हाँ मुझे मतलब डीएनए को देख के बना रहा था, डीएनए को देख के बना रहा है, जिसको देख के बना रहा है उसको देख लिखकर डिपेंडेंट लिखना है, और जो चीज वो बना रहा है उसको लिखकर पॉलीमरेज। पिछली क्लास में सब थे ना? हाँ, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो नहीं था पिछली क्लास में और आज है। उसका तो पता नहीं, ऊपर वाला ही मालिक है। ठीक है, मेरे टॉपिक की यही खास बात है, पिछले गया मतलब 2-4 आगे के गए। और अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं बताऊंगा। अभी मैंने थोड़ा सा ही पढ़ाया है, और एक्सरसाइज 2 के मैक्सिमम क्वेश्चन है उससे, जितना मैंने पढ़ा दिया ना। कहीं कहीं तो पूरा पूरा पेज इसी का है। 2000 लास्ट ईयर वाला ना, सारे क्वेश्चन 80, वो 189 से या 92 से कुछ है, 110 तक लगातार और एक ही साल में आया है। तो अलग ही लेवल है भाई, टॉपिक ही अपना अलग लेवल का। हम छोटा मोटा पढ़ाते ही नहीं है। ऐसा पढ़ाओ कि मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं बोलूं और कोई ना सुने, उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। टॉपिक ही ऐसा है। हाँ भाई, हटा दूं? ठीक है। तो अब आप थोड़ा सजग हो जाइए, और जितना रह सकते हैं अलर्ट उतना रहिए। मैं इस डायग्राम को आधा कर दे रहा हूं, और इसी डायग्राम को इनलार्ज करके बना रहा हूं, और स्टेप सेकंड और थर्ड आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इसी डायग्राम को इनलार्ज करके पढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये यहां है, यहां यहां से शुरू करते हैं। मान लो डीएनए है 5 से, कहां तक जा रहा है ये यहां तक। ठीक है, कहने का मतलब ये मान लो डीएनए स्ट्रैंड है, ये यहां तक। ठीक है, ये 5 से 3 वाला स्ट्रैंड है, और ये 5 से 3 वाला स्ट्रैंड है, और दूसरा स्ट्रैंड 3 से 5 वाला है। 3 से 5 वाला है, ये 3 से 5। इतना डीएनए अभी नहीं खुला है। ठीक है, इतना डीएनए अभी नहीं खुला है। इसको थोड़ा और आगे तक ले जाता हूं, ताकि ये ऐसे कर दूं, ये यहां, ये यहां। इतना इतना डीएनए खुल चुका है, मतलब हेलिकेज डीएनए खोलते खोलते यहां तक आ चुकी है। ठीक है, और जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ऐसे हर एक लाइन एक न्यूक्लियोटाइड है, हर एक लाइन एक न्यूक्लियोटाइड है। अच्छा, इधर तो लाइन खींच के काम चला लिया, लेकिन ऊपर मैंने पिछली क्लास जैसे किया था वैसा करूंगा, नाम लिखूंगा। मान लो यहां पर DAMP है, मतलब लाइन, एक लाइन DM ऐसे है। मान लो यहां पर DGMP है, यहां DCMP है, यहां DTMP है, यहां DAMP है, यहां DCMP है। बस बहुत लिख लिए न्यूक्लियोटाइड। अब इसके बाद ना, जैसे नीचे वाले स्ट्रैंड में किया है वैसे ही करेंगे, लाइन खींच खींच कर बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसा है। तो डीएनए जितना खुला है वो आपके सामने है। अब यहां रेप्लिकेशन होना है, तो सबसे पहले प्राइमेज एंजाइम आएगा। क्यों? क्योंकि हमें डीएनए बनाना है इस खाली जगह में, इसके सामने। ये जो पुराना वाला स्ट्रैंड है, इसको क्यों ना बोलूं पेरेंटल स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड,
क्योंकि इसी को देखकर नया डीएनए बनने वाला है, पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और इसी तरह ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है या टेम्पलेट स्ट्रैंड है, पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ओके, ठीक है। डीएनए हमें इस खाली जगह पे बनाना है, इस खाली जगह पे बनाना है, 5 से 3 ये वाला स्ट्रैंड यहां बनाना है। तो यहां तो कोई 3' है ही नहीं, यहां सामने ब्लैंक स्पेस है। तो डीएनए पॉलीमरेज तो बोलेगा भाई पिछले न्यूक्लियोटाइड का 3' है, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो किसे लाया जाएगा? प्राइमेज एंजाइम को। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा? एडेनिन के सामने लाके रख देगा यूरासिल। न्यूक्लियोप्लाज्म में इसका फॉस्फेट इधर है तो ये 5th पोजीशन, और OH ग्रुप इधर है तो ये 3rd पोजीशन। न्यूक्लियोप्लाज्म में जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं मोस्टली किस फॉर्म में है? ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, इसलिए ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आ गया। अब इसे तोड़ दिया जाएगा इनटू यूरिडिन, ट्राइफॉस्फेट को बदला जाएगा यूरिडिन मोनोफॉस्फेट प्लस 2 फॉस्फेट अलग। उन 2 फॉस्फेट को तोड़ने की बात मैं अभी कर ही नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही नहीं बनाना है, पिछले से थोड़ी जोड़ना है। तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक बॉन्ड है, वो तो अपने आप बनेगा। प्राइमेज आगे बढ़ा, ग्वानिन के सामने लाके रख दिया साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका 5th पोजीशन, ये इसका 3rd पोजीशन। अब साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट को बदला जाएगा इनटू साइटिडिन मोनोफॉस्फेट और 2 फॉस्फेट, और इस 2 फॉस्फेट को तोड़ोगे तो निकलेगी एनर्जी। इस एनर्जी से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे पिछले न्यूक्लियोटाइड के 3' से। तो साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट को बदला गया, तोड़ा गया साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, और जो 2 फॉस्फेट तोड़े उससे जो एनर्जी मिली उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दो पिछले न्यूक्लियोटाइड के 3' से। इसका खुद का 3' फ्री है ताकि अगला आके जुड़े। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है ग्वानिन साइटोसिन के बीच, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। प्राइमेज आगे बढ़ा, देखा साइटोसिन है तो लाके रख दिया GTP, फिर उसे तोड़ा गया GMP प्लस PPI। अब वो दोनों फॉस्फेट को तोड़ा तो जो एनर्जी निकली उससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया पिछले के 3' से। इसका खुद का 3' फ्री है ताकि जो अगला है वो इसके 3' से जुड़े। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड अपने आप बन गया। तो देखो ना, बन गई आरएनए की छोटी सी चेन। 3 न्यूक्लियोटाइड नहीं लगे, 8 से 12 लगे हैं, तो आरएनए प्राइमर बन गया। और आरएनए प्राइमर का जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है उसका 3' फ्री है ना। अब आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, अब वो डीएनए बनाने की तैयारी करेगा। तो चलो, डीएनए पॉलीमरेज आया, और डीएनए पॉलीमरेज आकर क्या करेगा? थाइमीन के सामने लगा देगा डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका 5th पोजीशन, ये इसका 3rd पोजीशन। अब ये जो डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आया है इसको डीएनए पॉलीमरेज तोड़वा देगा डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस 2 फॉस्फेट अलग। ये जो 2 फॉस्फेट है ना, इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक। नहीं, वो 1 पी होता है तब बोलते हो, 2 पी है। इनऑर्गेनिक पाइरोफॉस्फेट, क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक पाइरोफॉस्फेट। अब ये जो इनऑर्गेनिक पाइरोफॉस्फेट बना, इसे तोड़ने का काम करेगा पाइरोफॉस्फेटेज एंजाइम, पाइरोफॉस्फेटेज एंजाइम। ये इसको तोड़ देगा तो 2 फॉस्फेट अलग हो गए, प्लस रिलीज हुआ एनर्जी। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई इसको यूज किया जाएगा इन फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अरे पहले भी यही हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। पिछली क्लास में तो बस बोल देता था, हो गया। तो चलो, DATP को तोड़ा गया DAMP प्लस PPI, और PPI को तोड़ने से जो एनर्जी मिली उससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया गया प्राइमर के आखिरी न्यूक्लियोटाइड के 3' से, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, अपने आप बना। लगने लगे ना डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, उसको देख के ना हंस, है अपना डीएनए देख के हंस, है ना। अरे माना कि प्रोकैरियोट के, फिर भी मान ले तेरा ही है, प्रोसेस तो वही रहेगी। अच्छा, एडेनिन के सामने क्या लग जाएगा? डीऑक्सीथाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, फिर उसे भी बदला जाएगा थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। और जो PPI है, फॉस्फेट जो है
पीपीआई उसे तोड़कर जो एनर्जी मिलेगी उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देंगे पिछले के 3-OH से, और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड अपने आप बन रहा है। अब इसका 3-OH फ्री है तो सामने आया DGTP, उसे तोड़ा गया इनटू DGMP प्लस पीपीआई, और दो फॉस्फेट को तोड़ा तो एनर्जी मिली, उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया पिछले के 3-OH से, हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप बना। इसका खुद का 3-OH फ्री है तो जो अगला न्यूक्लियोटाइड आएगा वो इसके 3-OH से जुड़ेगा। कहने का मतलब बन गई ना डीएनए की छोटी सी चेन 5 से 3 डायरेक्शन में। सही है। अब एएमपी जीएमपी ये सब लिखना बंद कर रहा हूं। अब जैसे अब ऐसे करेंगे, देखो कि अब जो अगला न्यूक्लियोटाइड आएगा इसके सामने इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, इसका कुछ भी है, मान लो डीजीएमपी है तो सामने क्या लगेगा डीसीटीपी, उसे बदलेंगे डीसीएमपी में, फिर दो फॉस्फेट तोड़कर एनर्जी मिलेगी उसे फॉस्फोडाइस्टर बना देंगे पिछले के 3-OH से, फिर इसके सामने भी लगेगा न्यूक्लियोटाइड, उसका भी बॉन्ड पिछले के 3-OH से, इसका बॉन्ड पिछले के 3 इसका बॉन्ड पिछले के 3, इसके सामने पिछले के 3-OH से, बन गया ना डीएनए। डीएनए बनाते बनाते डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 यहां आ गया, मतलब जितना डीएनए खुला था उतना बन गया। सही है। मतलब समरी यही है, जो भी न्यूक्लियोटाइड आएगा ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आएगा, हर बार मोनोफॉस्फेट बदला जाएगा और दो फॉस्फेट अलग होंगे, उन्हें तोड़ेंगे तो एनर्जी मिलेगी, उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएंगे पिछले न्यूक्लियोटाइड के 3-OH से। अच्छा सुनिए, ये डीएटीपी हो, कौन कौन आ रहा था जुड़ने, डीएटीपी आ रहा था, डीजीटीपी आ रहा था जुड़ने, डीसीटीपी आ रहा था, डीटीटीपी, अरे यही सब तो आ रहे थे डीएनए बनते समय। इनको बोलूं मैं कि ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन मेरा मन कर रहा है इन्हें न्यूक्लियोसाइड बोलूं। क्या मैं इनको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड बोल सकता हूं? अरे तो ट्राइफॉस्फेट अलग से लिख देता हूं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, क्या दिक्कत है? या तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोल दो या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोल दो, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी ने लिखा है। तो देखो इनको क्या लिखूं मैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इन सब को बोल रहा हूं। बोलूं ये लोग दो काम कर रहे हैं, दे सर्व डुअल पर्पस, मतलब दो काम करते हैं। अब ये क्या है सुनो, पहला तो ये मोनोफॉस्फेट में बदलकर डीएनए का हिस्सा बन जा रहे हैं, डीएनए का, अरे भाई मोनोफॉस्फेट में बदलकर डीएनए का हिस्सा बन जा रहे हैं, मतलब दे आर एक्टिंग एज रॉ मटेरियल फॉर डीएनए फॉर्मेशन, मतलब दे एक्ट एज सबस्ट्रेट टू फॉर्म डीएनए। मोनोफॉस्फेट में बदलकर डीएनए बनाने में मदद कर रहे हैं, सो दे आर एक्टिंग एज सबस्ट्रेट फॉर डीएनए फॉर्मेशन। और जो दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ये लोग लेकर आ रहे हैं उसको तोड़ने से एनर्जी मिल रही है फॉर पॉलीमराइजेशन, या बोलो फॉर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो दूसरा क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं फॉर पॉलीमराइजेशन, एनर्जी दे रहे हैं फॉर पॉलीमराइजेशन। समझे क्या? अच्छा सुनिए मेरी बात, एनसीईआरटी की लाइन है ये। कोई पूछे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड डुअल काम करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट बदलकर डीएनए का हिस्सा बन रहा है, मतलब दे आर एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, और जो दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ला रहे हैं उसको तोड़ने से जो एनर्जी मिल रही है उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, तो पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी दे रहे हैं। सोचो अगर ये मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में आता तो इतने सारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी एटीपी से लेनी पड़ती, तो सोचो कितना सारा एटीपी खर्च हो जाता। और यहां बढ़िया एटीपी भी नहीं खर्च करना पड़ रहा है, ये लोग खुद ही अपने जुड़ने के लिए एनर्जी लेके आ रहे हैं। तो क्या ये सब देखते हुए बोलूं मैं, डीएनए रेप्लिकेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, खूब एनर्जी लग रही है, हर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में एनर्जी लग रही है। सही है, ये सब एनसीईआरटी है, जब भी बोलूं ऐसा तो ये एनसीईआरटी है। जैसे ना एटीपी पढ़ते हो तो एडेनोसिन
ट्राइफॉस्फेट जब पढ़ते हो तो एटीपी को जब तोड़ते हो तो किसमें तोड़ते हो? एडीपी प्लस पीआई, मतलब पीआई मतलब आखिरी वाला बॉन्ड तोड़ते हो, और आखिरी वाले बॉन्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है एटीपी की। तो यहां पर भी तो जब इसके पीपीआई को तोड़ रहे हो तो आखिरी बॉन्ड ही तो तोड़ रहे हो। कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हो? अरे भाई देखो ना, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो ये पहले तो यहां से तोड़ा तो ये डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट अलग, अब ये पीपीआई बचा, अब इसको तोड़ रहे हो तो यही वाला बॉन्ड तो तोड़ रहे हो। याद है जब एटीपी तोड़ते थे तो इस बॉन्ड को तोड़ने पर 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती थी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आखिरी बॉन्ड क्यों तोड़ते थे? क्योंकि आखिरी बॉन्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो जैसे एटीपी के आखिरी फॉस्फेट में बॉन्ड में एनर्जी होती है, वैसे इनमें भी है, तभी तो वो 2 फॉस्फेट तोड़ा तो एनर्जी मिली, और उससे क्या बनाया आपने? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी खोल के देखो जरा, 106 पेज, पेज नंबर 106, रेप्लिकेशन के अंदर हेडिंग होगी द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। बाद में ये ना रहे कि ये क्या लिखा है एनसीईआरटी में। पेज 106 में हेडिंग होगी द मशीनरी एंड द एंजाइम्स, है? तो इस मशीनरी एंड एंजाइम के अंदर जो पहला पैराग्राफ है उसकी आखिरी की 4 लाइन पढ़ो, वहीं से पढ़ना शुरू करो। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड सर्व डुअल पर्पस इन डीएनए रेप्लिकेशन, सबस्ट्रेट का भी काम करते हैं और एनर्जी देते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। जैसे एटीपी के आखिरी फॉस्फेट में एनर्जी होती है वैसे इनमें भी है, इसीलिए तो तोड़ा इनको एनर्जी पाने के लिए। कुछ लिखा है क्या ऐसा? हाँ, तो जो भी चल रहा है एनसीईआरटी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे सुने। अरे अभी ट्विस्ट एंड टर्न हर स्टेप में है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से अब गौर करिएगा। देखो सर, आपने तो इस टेम्पलेट के आगे डीएनए बना दिया, अभी इसके बारे में भी तो बताओ। अगला ट्विस्ट इंतजार कर रहा है। देखो इधर, वहां 3 था तो 3 के सामने 5 था, तो 5 से 3 बना लिया। 3 के सामने 5 था, 5 से 3 बना लिया। लेकिन यहां तो 5 है, तो 5 के सामने तो 3 होगा, और 3 से 5 ना आरएनए बनेगा ना डीएनए बनेगा। ये तो नई समस्या आ गई। ये 5 के सामने अभी तो खाली जगह है, जब कभी कुछ बन जाएगा तो 5 के सामने तो 3 ही आएगा, तो 3 से 5 तो बन ही नहीं सकता। अरे तो इमेजिन कर लो ना कि 5 के सामने अगर 3 है तो अगर कुछ आगे बन गया तो 5 इधर आएगा। 5 के सामने 3 है, 3 इधर है, तो 5 वाला पोजीशन इधर आएगा। इसका मतलब प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर इधर बनाएगा, उधर उधर बनाया था। क्यों? क्योंकि 3 के नीचे 5 था, या तो 5 के ऊपर 3 है, और 3 इधर है तो 5 उधर है, तो 5 से 3 प्राइमर इधर बनेगा। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लगाए जाएंगे जैसे उधर लगाए थे, तो आरएनए प्राइमर बन जाएगा 5 से 3। अब जब आरएनए प्राइमर बन गया तो डीएनए बनाना शुरू कर देगा, डीएनए पॉलीमरेज। इसके सामने इसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड लाएगा ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, उसे मोनोफॉस्फेट बदलेंगे, और 2 फॉस्फेट को तोड़ने से एनर्जी मिली, उससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के पिछले के 3-OH से। इसी तरह इसके सामने लगेगा इसका बॉन्ड पिछले के 3-OH से, इसका बॉन्ड पिछले के 3-OH से, डीएनए बन रहा है। इसका बॉन्ड पिछले के 3 इसका पिछले से, इसका भी 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 पिछले से, और इसका बॉन्ड भी पिछले के 3-OH से। लो बन गया डीएनए। आगे प्राइमर बना 5 से 3, फिर डीएनए बना 5 से 3। जितना डीएनए खुला था उतने का रेप्लिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में मैं डीएनए को यहां तक खोलूंगा, देखेंगे अब आगे क्या। अगला ट्विस्ट इंतजार कर रहा है आपका। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? हेडिंग तो डाल ली थी आपने, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले ये थ्योरी लिखो, पहले ये थ्योरी लिखो, फिर ये डायग्राम बनाओ। फिर मैं तो इसी डायग्राम में अगला बना दूंगा, इतना तक खोल दूंगा। आप थोड़ी ना कर पाओगे, आपको अगला बनाना होगा जल्दी, क्योंकि रेप्लिकेशन प्रोसेस चल पड़ी, बीच में नहीं रोक सकता कि आधा अगले दिन देखेंगे, अभी खत्म करना है।
आगे थ्योरी फिर डायग्राम। ऑनलाइन वालों सब बढ़िया? हाँ, थर्ड स्टेप के बाद बनाना है, आगे लिख लेना है फिर डायग्राम बनाना है। हाँ, बहुत ध्यान देते रहना, अलर्ट रहना है हमें आज। हाँ भाई, हाँ ठीक है। देखें, यही तो तुझसे इंतजार कर रहा है, बिल्कुल सही सोच रहा है। हर एक कदम पर रेप्लिकेशन के ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो इंतजार करते रहे, हर टर्न पर आपको एक टर्न मिलेगा। बस ईमानदारी से समझते रहना, बहुत मजा आएगा। ओ घायल परिंदे, अभी से घायल हो गया क्या? है, संभाल भाई। है, कुछ गड़बड़ तो नहीं खा के आ गया, नींद आ रही है? है, नहीं ना? हाँ, पिछली क्लास में नहीं था मतलब? था। फिर संभाल फिर अपने आप को, क्या है। कोई बात नहीं, बस क्लास करना है, हो गया, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। परीक्षित लिख रहा है सर मजा आ रहा है आज, चलने दो। बिल्कुल चलने देंगे। बिल्कुल चलने देंगे, चिंता ना करो। मेरी क्लास में, हर क्लास में मजा आएगा, चिंता ना करो, मेरे टॉपिक ही ऐसे हैं। जल्दी, बातों में मशगूल ना हो, नहीं तो दिक्कत होगी हमें हमें ये कंप्लीट करना है ना। लाल रंग का डीएनए है, नीले रंग का प्राइमर है। क्या नहीं दिख रहा है पीछे वालों? ये हेलिकेज है, ऊपर पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखा है। ये काले वाले जो पुराने हैं वो तो पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड ही कहलाएंगे। हाँ, डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा आसान कर दूंगा, एएमपी जीएमपी बार बार नहीं लिखवाऊंगा, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए अभी दोबारा ना बनाएं आप, एक ही बार रहने दें अभी। पायरोफॉस्फेटेज, कंपाउंड का नाम पायरोफॉस्फेट है, तो उसको तोड़ने वाले को पायरोफॉस्फेटेज। ये थ्योरी हटा देता हूं ना मैं। जल्दी करो। मैंने थ्योरी लिखने को तो पहले बोला था, है ना? ठीक है।
शॉर्टकट मार लिया अभी से है? ठीक है चलो, पिछली क्लास में बनाया था डायग्राम। हाँ फिर ठीक है, हाँ फिर ठीक है। मतलब आप बनाओ, मैं क्या करने वाला हूं, डीएनए को अब यहां तक खोल दे रहा हूं। अभी यहां तक खुला था, अब यहां तक खुल रहा है डीएनए। तो अगले राउंड जब डीएनए खुलेगा तो क्या होगा वो देखना है अपन को। मतलब हेलिकेज अब डीएनए खोलते खोलते यहां तक पहुंच चुका है, यहां तक पहुंच चुका है। हेलिकेज यहां तक आ चुका है। हो गया सभी का? जल्दी करिए है ना। संभल रहा है डीएनए। अरे उधर वाले को बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हंस हंस के देख रहा है डीएनए को। ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने डॉक्टर बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा है? अच्छा ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। बार बार ये एमपी नहीं लिखते बैठेंगे। अब जैसा ये वाला बनाया ना, वैसे ही ऊपर वाला डायग्राम भी कर देता हूं, ताकि बार बार डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं ये हटा रहा हूं। ओ, जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो? कई बनाने, एक दो थोड़ी ना, एक आध दो नहीं बनाने अपन। अरे चलो ना यार, क्या है अब। कोई नहीं, यही वाला बना लेना जो अब बना रहा हूं, कोई टेंशन नहीं। चलो इधर देखो, फिर से इसमें भी वही वाला कर देता हूं जैसे इधर का था। आ, ये ऐसे बना दिया। और पहले तो प्राइमर बना था, 3 के नीचे 5, 5 से 3 मान लो प्राइमर बन गया था। फिर डीएनए बन गया था, 5 से 3, 5 से 3 डीएनए बन गया था, और डीएनए यहां तक बन चुका था। तो डीएनए यहां तक बन चुका था, ये ऐसे। सही है। ये प्राइमर हवा में टंग रहा है, इसको नीचे लाओ जरा, इसको नीचे लाता हूं प्राइमर को। देखो भाई, ये प्राइमर को नीचे कर दे रहा हूं। ये रहा प्राइमर, 5 से 3 बना था। सही है। तो देखो, इधर वाला डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 डीएनए बनाते बनाते यहां पहुंच गया था, और इधर वाला डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाते बनाते इधर तक आ चुका था। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर आ चुका था डीएनए पॉलीमरेज। अब सुनना आगे की कहानी। हाँ, जो पिच ऊपर वाला डीएनए पॉलीमरेज में तो कोई समस्या ही नहीं, वो 5 से 3 ही तो चल रहा है। तो जैसे डीएनए खुला, दौड़ गया डीएनए बनाते बनाते। मतलब 5 से 3 आगे बढ़ गया डीएनए बनाते बनाते, और लो यहां आ गया डीएनए बनाते बनाते 5 से 3। लो डीएनए बना दिया इधर, क्योंकि वो 5 से 3 ही तो जा रहा था, तो उसको तो कोई समस्या ही नहीं। समस्या तो इधर वाले स्ट्रैंड में है। डीएनए पॉलीमरेज उधर चला गया, और डीएनए यहां बनाने को बोल रहे हो। ये 5' है, 5' के बगल में होता है 3'। सर हम कैसे मान लें 5 के बगल में 3 होता है? आ जाओ देखो,
मान लो एक डीएनए है, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। अब इसको काटो यहां से, तो यहां 3' हो गया, यहां 5' हो गया, और काटो 3', 5'। जैसे मैग्नेट के चाहे कितने भी टुकड़े कर दो, नॉर्थ साउथ पोल होगा, वैसे डीएनए के कितने भी टुकड़े कर दो, 5' और 3' होगा। देखो तो 5 के बगल में 3, 3 के बगल में 5, 5 के बगल में 3, तो अगर ये 5' है तो बगल में क्या होगा, 3। यहां पर अभी कुछ नहीं है, अभी तो कुछ है ही नहीं, खाली जगह है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं जब कभी कुछ बन जाएगा तो 5 के जस्ट बगल में क्या होगा, 3। और अगर 3 यहां है तो 5 यहां पर होगा, 3 यहां है तो अपोजिट एंड पर 5 होगा। मतलब डीएनए यहां बनाना है 5 से 3, लेकिन यहां तो पिछले न्यूक्लियोटाइड का 3' हो, है ही नहीं, खाली जगह है ये तो। फिर से प्राइमेज को रिक्वेस्ट करेंगे, यार एक बार आरएनए प्राइमर और बना दे। ऊपर में जरूरत नहीं थी क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 ही जा रहा था, लेकिन यहां तो दिक्कत है, तो प्राइमेज को फिर रिक्वेस्ट की गई और उसने बना दिया 5 से 3 प्राइमर। क्या बना दिया उसने, 5 से 3 प्राइमर। ये प्राइमर बन गया। अब डीएनए पॉलीमरेज आ गया जो इधर गया था, अब वो क्या करेगा, डीएनए बनाना शुरू करेगा। कैसे बनाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, इसका बॉन्ड पिछले के 3' से। डीएनए पॉलीमरेज केवल पिछले न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड बनवा सकता है, अगले वाले से बॉन्ड नहीं बनवा सकता। इसके सामने जो लगा उसका बॉन्ड पिछले से, इसका बॉन्ड पिछले से, इसका बॉन्ड पिछले से, इसका बॉन्ड भी पिछले के 3' से, इसका बॉन्ड पिछले के 3' से। देखते रहे ना, इसका बॉन्ड पिछले के 3' से और इसका बॉन्ड पिछले के 3' से। गैप रह गया, रहेगा वो गैप, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज का क्या नेचर है, वो पिछले वाले से बॉन्ड बनाता, अगले वाले से नहीं। तो ये जो अभी अभी आया, इसका बॉन्ड इसने पिछले से तो बनवा दिया, पिछले से बॉन्ड बनवा दिया, ये गैप रहेगा। अंत में सब कुछ ठीक कर लेंगे हम, अभी तो गैप है, ठीक है, ओके। डीएनए बन गया। अच्छा, कहने का मतलब अब आप देखो क्या समराइज किया जा सकता है कि ऊपर वाले स्ट्रैंड में जितनी बार डीएनए खुलेगा, डीएनए पॉलीमरेज दौड़ के डीएनए बनाते बनाते आगे बढ़ जाए। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है अभी, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कर रहा है ना। जितनी बार डीएनए खुलेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डीएनए बनाते बनाते आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस वाले में जितनी बार डीएनए खुलेगा उतनी बार प्राइमर बनाना पड़ेगा। मतलब अब अगला राउंड जो आने वाला है ना, मैं डीएनए को यहां तक खोल दूंगा, और जब डीएनए को यहां तक खोल दूंगा तो ऊपर वाला तो फटाफट डीएनए बना लेगा, लेकिन इधर नीचे वाले में फिर से प्राइमर, फिर डीएनए बनेगा। मतलब ये वाला स्ट्रैंड लगातार बन रहा है, कंटिन्यूअस बन रहा है, इसे बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और यहां पर डीएनए टुकड़ों में बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। जो लगातार बन रहा है, जो लगातार डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, इसे कंटिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। और जो टुकड़ों में बन रहा है, प्राइमर डीएनए, प्राइमर डीएनए, प्राइमर डीएनए, इस वाले को कहेंगे डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड। और सुनो, लैगिंग स्ट्रैंड में क्या क्या गिनोगे, प्राइमर डीएनए, प्राइमर डीएनए। ये जो डीएनए है ना लैगिंग स्ट्रैंड में, डीएनए के टुकड़े ही तो है लैगिंग में, तो ये जो डीएनए के टुकड़े लग रहे हैं लैगिंग में, इनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। एक जापान के साइंटिस्ट थे रिजी ओकाजाकी, उन्होंने नाम दिया था, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो सुनिए, आप ये जान लो एनसीईआरटी में कहीं नाम नहीं है, और नीट में हाल ही में आया था ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बारे में। समझ गए मेरी बात। तो ये है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या होते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, क्या बोलूं, सेगमेंट ऑफ डीएनए इन लैगिंग स्ट्रैंड।
सेगमेंट ऑफ डीएनए इन लैगिंग स्ट्रैंड। अब कुछ लोग लेकर आ जाते, बताओ सर डिफरेंस क्या है लैगिंग स्ट्रैंड और ओकाजाकी फ्रैगमेंट में? अरे लैगिंग स्ट्रैंड में प्राइमर और डीएनए दोनों आएगा, और ओकाजाकी फ्रैगमेंट में सिर्फ डीएनए आएगा। मतलब लैगिंग स्ट्रैंड को बोलूं क्या है? प्राइमर ओकाजाकी फ्रैगमेंट, प्राइमर ओकाजाकी फ्रैगमेंट। समझ गए मेरी बात? लीडिंग स्ट्रैंड में नहीं है ओकाजाकी फ्रैगमेंट, वहां तो एक स्ट्रैंड लगातार बन रहा है डीएनए का। क्लियर है? अब आप ये बता सकते हो लीडिंग स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड कौन स्लो बन रहा होगा? लैगिंग ऑब्वियस है, बीच बीच में प्राइमर जो बनाने के लिए रुकना पड़ रहा है। एक और चीज, डायग्राम में सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जब थ्योरी में आता है हम गलत करके आ जाते हैं। आपको नहीं दिख रहा है लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है टुवर्ड द फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। अरे वाई शेप का रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ बन रहा है ना, और लैगिंग किधर बन रहा है? अवे फ्रॉम द फॉर्क। जब डीएनए यहां तक खुला था तो लीडिंग स्ट्रैंड किधर बन रहा था? टुवर्ड द फॉर्क। लैगिंग बन रहा था टुवर्ड द अवे फ्रॉम द फॉर्क। अब जब यहां तक खुल गया तो फिर लीडिंग बना टुवर्ड द फॉर्क, लैगिंग अवे फ्रॉम द फॉर्क। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो मैं यहां लिख रहा हूं 5 पॉइंट लिख रहा हूं, पांचों तगड़े हैं। सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड ही स्लो होगा, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्लो होगी। दूसरा, लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड, लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड toward the replication fork, toward the replication fork, और लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड, लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो बन रहा है सिंथेसाइज्ड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। अब एक चीज और बताना है, एनसीईआरटी ने बोला है, एनसीईआरटी ने लिखा है लेकिन आधा लिखा है, मैं उसे पूरा करके बोलूंगा। सुनो, ये काले वाले स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो ये बताना है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर लीडिंग बन रहा है उसकी पोलैरिटी क्या है। एनसीईआरटी ने नहीं बताया है। अब मैं बोलूं कि लीडिंग स्ट्रैंड इस पर बन रहा है तो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी आप लोग बोलोगे सर 5 से 3 है, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर 3 से 5 है। एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है कुछ भी, तो आप कुछ भी बोल लो, लेकिन एनसीईआरटी ने आधा लिखा है, मैं पूरा बता रहा हूं। जब पोलैरिटी टेम्पलेट स्ट्रैंड की बतानी है तो बतानी है जिधर हेलिकेज जा रहा है, जिधर रेप्लिकेशन फॉर्क है, तो किधर को हेलिकेज? उधर को, उधर ही जा रहा है ना डीएनए खोलते खोलते, और रेप्लिकेशन फॉर्क भी उधर ही है, तो उस डायरेक्शन में बताना है इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 से 5 है विथ रेस्पेक्ट टू हेलिकेज या रेप्लिकेशन फॉर्क, उस पर क्या बन रहे? लीडिंग स्ट्रैंड। और जिस टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 से 3 है उस पर बन रहा है लैगिंग स्ट्रैंड। ये एनसीईआरटी की लाइन है। हाँ बोलो भाई। फंस गया? थोड़ा और सोच जरा, लीडिंग कहीं भी बने हमेशा फॉर्क की तरफ बनेगा। तू क्या कहना चाह रहा है? सर ऊपर लीडिंग बन रहा है तो उस पर लैगिंग बन रहा है, नहीं सोच रहा है? हाँ तो फर्क क्या पड़ा? तो ऑब्वियस है, जिस फॉर्क में डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है उसी फॉर्क को देखेगा ना तू। उधर का फॉर्क अलग है, उधर डीएनए अलग बन रहा है। क्या कहता है? ये कुछ अलग लेवल पर चला गया। नहीं, लेवल सही है लेकिन अलग ही लेवल पर। आप झेल सको तो बताऊं, झेलोगे? चलो फिर देखो, वो ये कह रहा है कि सर ये देखो रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक, यहां से रेप्लिकेशन शुरू किया हमने। ये 5 से 3 स्ट्रैंड था, ये 3 से 5 वाला स्ट्रैंड था। तो सर 5 है तो यहां 3 है और इधर बगल में 5 है, इधर 3 है तो सर इधर 5 है और इधर 3 है। सही है? तो या तो 3 है तो 3 के नीचे 5, 5 से 3 लीडिंग बन गया, लेकिन 5 के ऊपर तो 3 है तो इधर लैगिंग बनेगा, 5 से 3 लैगिंग बनेगा। अब सर उधर आओ, सर ऊपर 5 है तो नीचे तो सर 3 है। अब सर 3 इधर है तो 5 से 3 इधर, फिर लैगिंग बनेगा।
और सर इधर 3 है तो ऊपर 5 है, तो लीडिंग बनेगा। मतलब इधर इस वाले फॉर्क में अगर लीडिंग बन रहा है तो उस वाले में लैगिंग बन रहा है, और इस वाले में लैगिंग बन रहा है इधर, तो उधर लीडिंग बन रहा है। अब जो मैं लाइन बोल रहा हूं उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? हाँ, सब सही है ना? हाँ। तो क्या? नहीं, मैं बोलूंगा ना, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। जब आप पढ़ोगे, आप एक बार में एक ही तरफ देखोगे ना, या तो इधर के रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ देखोगे या तो इधर की तरफ देखोगे। दोनों फॉर्क तो एक साथ नहीं दिखेंगे आपको। तो जिस फॉर्क को आप देख रहे हो उसको देखकर बोलो ना आंसर। समझ रहे हो? हाँ। तो आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, लीडिंग टुवर्ड द फॉर्क और लैगिंग अवे फ्रॉम द फॉर्क बनेगा। और लीडिंग स्ट्रैंड जिस टेम्पलेट पर बन रहा है इस फॉर्क में, तो किधर के डायरेक्शन में देखना है? जिधर हेलिकेज जा रहा है, जिधर फॉर्क है उधर के डायरेक्शन में देखना है। तो जिस टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 से 5 है उस पर लीडिंग बन रहा है, और जिस टेम्पलेट की पोलैरिटी 5 से 3 है उस पर लैगिंग बन रहा है। कोई पूछे लीडिंग किस डायरेक्शन में बना? 5 से 3। लैगिंग किस डायरेक्शन में बना? 5 से 3। एक टेम्पलेट थोड़ी ना पूछ रहा हूं। टेम्पलेट जिस पर लीडिंग बन रहा है वो 3 से 5 है, टेम्पलेट जिस पर लैगिंग बन रहा है वो 5 से 3 है। लेकिन लीडिंग और लैगिंग खुद किस डायरेक्शन में बन रहे हैं? लीडिंग स्ट्रैंड खुद 5 से 3 बना है, लैगिंग खुद 5 से 3 बना है। उलझना नहीं है लाइन में। लीडिंग बने चाहे लैगिंग बने, 5 से 3, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो 5 से 3 ही बनाता है। लेकिन जिस टेम्पलेट को देखकर वो बन रहे हैं उसके पोलैरिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो जिस टेम्पलेट पर लीडिंग बन रहा है उसकी पोलैरिटी क्या है? 3 से 5 विथ रेस्पेक्ट टू हेलिकेज या रेप्लिकेशन फॉर्क। और जिस टेम्पलेट पर लैगिंग बन रहा है उस टेम्पलेट की पोलैरिटी 5 से 3 है विथ रेस्पेक्ट टू हेलिकेज या रेप्लिकेशन फॉर्क। क्लियर है? ये 2 लाइन जो मैंने अभी बोली ये एनसीईआरटी की है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन मैं लिख देता हूं। पहले ये डायग्राम बना ले, फिर ये 5 लाइन लिखे, और ये पांचों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए, अगले राउंड में पूरा डीएनए खोल दूंगा। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। अब लाइन लाइन ही खींचना है, फटाफट बनाना है। यहां पर लाइन लिख देता हूं। कंटिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड is synthesized on DNA template strand with polarity 3 to 5 with respect to helicase या replication fork, with respect to helicase या replication fork। और इधर डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड is synthesized on DNA template strand with polarity 5 to 3 5 to 3 5 to 3 with respect to हेलिकेज और रेप्लिकेशन फॉर्क। मतलब जिधर हेलिकेज जा रहा है या जिधर रेप्लिकेशन फॉर्क है उस डायरेक्शन में देख के बताना है। हम एक समय पर एक ही फॉर्क को पढ़ने वाले हैं, तो एक पर ही बात होगी। डीएनए पॉलीमरेज पिछले से बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि पिछले वाले से बॉन्ड इसलिए बनाए क्योंकि अभी अभी जो न्यूक्लियोटाइड आया है ना, उसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किससे बनता है? पिछले के 3' से। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज पिछले से बॉन्ड बना रहा है।
देगा किसी दिन ये। बच्चे होने को कुछ भी हो सकता है, कोई डिफेक्ट आ जाए तो हो सकता है ऐसा जैसे बोल रहे हो, लेकिन जनरली कंटिन्यूड होगा अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो। हाँ सिंपल सा डायग्राम है और क्या। हाँ लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए का जो पार्ट है उसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। मतलब लैगिंग स्ट्रैंड इज व्हाट, प्राइमर प्लस ओकाजाकी फ्रैगमेंट, प्राइमर प्लस ओकाजाकी फ्रैगमेंट। लाइन से लिख लें फटाफट, फिर अगले राउंड में वो पूरा डीएनए खोल देते हैं, रेप्लिकेट करा देते हैं। अरे हंसने का काम कम कर अभी, है लिख ले आगे फिर हंसना है? अपने ही डीएनए पर हंसी आ रही है? ये क्या कर रहा है बेकार में। मतलब अगर रेप्लिकेशन अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना हो तो आज पेज 106 तक पढ़ना, 107 में 2 पैराग्राफ है वो ना पढ़ना, वो अगली क्लास में आके थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद फिर पढ़ लेना। कौन है? लाइन लिख लो जितनी रह गई है ना, जल्दी जल्दी लिखो। जब तक मैं इस डीएनए को खोल देता हूं क्या है ना। ये यहां तक खोल दिया, 5 से 3, और ये 3 से 5। हम्म। इस प्राइमर को थोड़ा नीचे ले आता हूँ, हवा में टंग रहा है ये। हट जाऊं? ये लो भाई। लिखो लिखो।
जल्दी लिख, सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, गिन गिन के ना लिखो, सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड विथ पोलैरिटी 3' to 5' with respect to helicase या replication fork. Continuous leading strand is synthesized on DNA template strand with polarity 3' to 5' with respect to helicase या replication fork. सब सही है, लिख लिया? हाँ लिखो ना, नीचे की लाइन लिखी तो है, इतना धीरे ना रहो यार. डोंट बी स्लो एंड स्टडी. स्लो एंड स्टडी डजंट विंस द रेस. वो उस जमाने की बात है जब बैलगाड़ियां चलती थी, तब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता था. आजकल फास्ट एंड फ्यूरियस विंस द रेस. सो बी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्सेप्ट ड्राइविंग. एक्सेप्ट ड्राइविंग, ये नहीं ले जाकर ठोक दिया कहीं जाके. क्या ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हो अब ऊपर क्या होने वाला है ना? ऊपर वाला डीएनए पॉलीमरेज वो तो 5 से 3 ही जा रहा था. जैसे डीएनए खुला, डीएनए बनाते बनाते डीएनए बना के फ्री हो गया. ये देखो, 5 से 3 डीएनए बनाते बनाते फ्री हो गया. लेकिन इधर तो 5 है, तो बगल में क्या होगा? 3. तो 5 इधर. देखो हमने सही अज्यूम किया है. कैसे पता चला सही अज्यूम किया? 3 के ऊपर 5 ही तो होता है. तो बस प्राइमेज आएगा, अब 5 से 3 बना देगा आरएनए प्राइमर. अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए बनाएगा. इसके सामने जो न्यूक्लियोटाइड लगेगा उसका बॉन्ड पिछले के 3' से, इसका बॉन्ड पिछले के 3' से, इसका पिछले 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 से, और इसका बॉन्ड पिछले के 3' से. लो बन गया 5 से 3 डीएनए. ये गैप रह गया. हो गया 1 से 2 डीएनए बनने का काम. लेकिन प्राइमर बचा है. बीच बीच में आरएनए फंसा के बैठ गए हो, उन्हें हटाओ. हटाने का काम डीएनए पॉलीमरेज फास्ट करेगा. अभी तक डीएनए कौन बना रहा था? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. थोड़ा गौर करिएगा. अब डीएनए, अब ये जो प्राइमर है ये 5 से 3 डायरेक्शन में बने थे, 5 से 3 डायरेक्शन में ही हटेंगे. कौन हटाएगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. और इन प्राइमर की जगह, प्राइमर तो हटा दिए, अब इसकी जगह डीएनए बनाने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज फास्ट करेगा. अभी तक डीएनए कौन बना रहा था? थर्ड. अब प्राइमर की जगह डीएनए बनाने का काम फास्ट करेगा. और जो जोड़ने का काम होगा वो डीएनए लाइगेज करेगा. सही है? तो देखो, सबसे पहले तो ये ओकाज़की फ्रैगमेंट लिख चुके हैं हम एक बार, बार बार नहीं. देखो यहां पर मैं आगे लिख देता हूं कि क्या क्या होने वाला है. रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. Removal of RNA primer by DNA polymerase first, and synthesis of DNA in place of primer by DNA polymerase first. प्राइमर की जगह डीएनए बनाना, इसी को कहेंगे गैप फिलिंग. अरे प्राइमर हटा दोगे तो गैप आ जाएगा ना, उस गैप को भरने का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. और बाद में डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम, डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ने का काम, या ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा डीएनए लाइगेज. तो सारे स्टेप अब एक साथ आपको दिखने वाले हैं. तो चलो मैं बना देता हूं इस डीएनए को. अब थोड़ा सिंपल करके बनाता हूं, ये नहीं कि बनाते ही फिरते रहे लाइन खींचते हुए. देखो अब क्या करने वाला हूं. ऊपर वाला स्ट्रैंड 5 से 3, ठीक है. अब सुनो तो, 5 से 3 प्राइमर हटा दो. इधर 5 से 3 प्राइमर हटा दो, तो प्राइमर हट गया तो बचा डीएनए का न्यूक्लियोटाइड. सही है? और बाकी फिर 5 से 3 इधर डीएनए बना था, 5 से 3 डीएनए बन गया था. ये देखो, अब वो एक एक लाइन ना खींचते रहेंगे.
बन गया डीएनए, ऊपर वाला हो गया, प्राइमर 5 से 3 हटा दिया मैंने। अब नीचे वाला बनाता हूं। नीचे वाला जो बना रहा हूं तो उसमें पहले तो नीचे वाला स्ट्रैंड बना दूं, 3 से 5 वाला। तो 3 से 5 ये लो बना दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड। फिर 5 से 3 प्राइमर हटाओ, 5 से 3 प्राइमर हट गया तो क्या बचा? डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। यहां पर भी प्राइमर था, 5 से 3 प्राइमर हट गया, क्या बचा? डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। 5 से 3 प्राइमर हट गया, बचा डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। सही है। अब बाकी प्राइमर हट गया तो यहां पर 5 से 3 बना था डीएनए, 5 से 3 क्या बना था? डीएनए। यहां पर भी बना था 5 से 3 डीएनए। सही है ना? 5 से 3 डीएनए। फिर प्राइमर हट गया तो इधर भी तो 5 से 3 बना था डीएनए। कोई दिक्कत तो नहीं है? लो प्राइमर हट गया। अब बारी आई सर डीएनए बनाओ प्राइमर की जगह। चलो बनवाता हूं, अभी भी ट्विस्ट है, ध्यान से देखते रहना। अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आया, ठीक, और सुनो यहां डीएनए का न्यूक्लियोटाइड लगाया और इसका बॉन्ड बना दिया पिछले के 3' से। 3' है या नहीं है? इसका बॉन्ड पिछले के 3' से, इसका बॉन्ड पिछले से, इसका बॉन्ड पिछले से, इसका पिछले से, इसका पिछले से, इसका पिछले से, इसका बॉन्ड पिछले से बना दिया। ये गैप अभी भी है, ठीक। इसका बॉन्ड पिछले के 3', इसका भी पिछले से, 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 ये गैप है। सही है। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी आगे से बॉन्ड नहीं बना सकता, ये भी नहीं बना सकता। अरे ले आओ ना डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज याद है एटीपी डिपेंडेंट है, एटीपी से एनर्जी लेगा और डीएनए के टुकड़ों को जोड़ देगा। उसे नहीं मतलब है पिछला अगला किससे जुड़वाना है। ये रहा डीएनए का एक टुकड़ा, ये रहा दूसरा टुकड़ा, दोनों को जोड़ देगा बाई फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड। ये जोड़ दिया डीएनए लाइगेज ने। सही है। इस वाले को भी जोड़ दिया डीएनए लाइगेज ने, जुड़ गया। सर वो तो ठीक है, प्राइमर की जगह डीएनए बनवा दिया आपने, यहां बनवाओ तो माने, क्योंकि आपने शुरू में बोला था कि पिछले न्यूक्लियोटाइड का 3' है तो कोई जुगाड़ ही नहीं यहां डीएनए बनाने का। हाँ बिल्कुल नहीं है। तो सर अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहां डीएनए नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि ये तो खाली जगह है, पिछले का 3' नहीं है, ये खाली जगह है, पिछले का 3' है ही नहीं, यहां भी डीएनए नहीं बनेगा। मतलब डीएनए ऐसे रहेगा सर? नहीं, सुनिए, अगर ये सर्कुलर डीएनए है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अरे प्रोकैरियोटिक डीएनए हमने सीधा करके पढ़ा है, नहीं तो ये तो सर्कुलर डीएनए था ना। तो चलो ना इसको सर्कल बना के देखते हैं, ठीक है? तो सर्कल बना के अगर देखूं ध्यान से सभी, ये सर्कल ब्लैक वाला, अब लाल वाला बनाऊं। अब ब्लैक वाला बना लिया, अब लाल वाला बनाता हूं। मान लो उधर से बना था, उधर 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 जाओ, 5 है ना, ये 5' है, ये बना था डीएनए 5 से 3, 5 से 3। गैप कहां बचा हुआ है? ये वाला एरिया बचा हुआ है, उधर यही बचा हुआ है ना। तो अरे तो इधर से बना लो ना, पिछले न्यूक्लियोटाइड का 3' है, जुड़वा लो, इसको इससे जुड़वा लो, इसको इससे, इसको इससे, और जो आखिरी गैप है उसे डीएनए लाइगेज जोड़ देगा। लो बन तो क्या, कोई समस्या नहीं। समझे क्या? तो अगर ये डीएनए प्रोकैरियोट का है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अरे सर्कल बना लो, और सर्कल बना लिया तो इसका 3' यूज करके उधर बना लो, बन गया। लेकिन अगर ये डीएनए हमारा है तो गंभीर समस्या है, क्योंकि पिछले न्यूक्लियोटाइड का 3' है ही नहीं। मतलब यहां पर डीएनए नहीं बना सकता डीएनए पॉलीमरेज। फिर सर, अरे इसी समस्या का नाम देता हूं मैं, इस समस्या को मैं नाम देता हूं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। एंड पर रेप्लिकेशन की समस्या। क्या बोलूं? नॉट सीन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में ये समस्या नहीं होगी, एज दे हैव
सर्कुलर डीएनए। अरे इनमें एंड ही नहीं है, एंड ही नहीं है, तो फिर एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहां से? और डीएनए का एंड या क्रोमोसोम का एंड मतलब समझते हो? टीलोमियर। टीलोमियर। प्रोकैरियोट के डीएनए में टीलोमियर नहीं है। अरे एंड ही को तो टीलोमियर कहते हो, यहां एंड ही नहीं है। तो सर्कुलर डीएनए में कोई एंड नहीं है, कोई टीलोमियर नहीं है, तो ये समस्या प्रोकैरियोट में बिल्कुल नहीं है। बन जाएगा। ये समस्या देखी जाएगी केवल यूकैरियोट में। तो सर फिर हमारा डीएनए ऐसे ही रह जाएगा। सर छोटी सी समस्या है। हाँ भाई, ऐसे कहे कि बैठे जैसे रिक्लाइनर में बैठा, बढ़िया, पैर भी ऊपर कर ले थोड़ा, है आराम से देख ले भाई। यहां जो देख रहा है उसकी हवा टाइट हुए जा रही है। मैं क्या बोल रहा हूं सर, इतनी बड़ी समस्या थोड़ी ना सर, टर्मिनल एंड ही तो है, कोई बात नहीं। अरे बहुत गंभीर समस्या है। कैसे सर? देखना, मान लो डीएनए अभी इस बार इतना छोटा हो गया। ध्यान देना, अभी सर डीएनए इतना छोटा हुआ है, क्या दिक्कत है? मान लो, अरे डीएनए में फंक्शनल पार्ट भी तो होगा। इधर देखना सभी, अलग चीज बता रहा हूं मैं। यहां मान लो फंक्शनल डीएनए है, इस डीएनए में यह हिस्सा फंक्शनल डीएनए का है। इस डीएनए से एक ऐसी प्रोटीन बनती है, आरएनए फिर प्रोटीन, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। समझना? तो कोई बात नहीं सर, बचा हुआ है, रुको अगली बार रेप्लिकेट करने दो। जब अगली बार रेप्लिकेट करेगा तो ये हिस्सा तो इतना ही बड़ा रहेगा, ये छोटा है, तो जो इतना था वो तो अगली बार भी इतना ही बड़ा रहेगा, तो फंक्शनल पार्ट बचा है सर। लेकिन अगली बार ये जो छोटा वाला है ये तो और छोटा हो गया, तो फंक्शनल पार्ट का भी लॉस हो गया या नहीं? फंक्शनल डीएनए का लॉस मतलब आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। अब प्रोटीन के बिना इंसान मर जाएगा। समझ रहे हो? तो बड़ी गंभीर समस्या है। तो इस एरिया में डीएनए बनाने का जुगाड़ तो करना पड़ेगा, लेकिन टर्मिनल एंड होता क्या है? टीलोमियर। तो इसको बनाने का काम करेगा टीलोमरेज एंजाइम। ये डीएनए पॉलीमरेज और कुछ नहीं करने वाले, कौन करके देने वाला है? टीलोमरेज एंजाइम। और टीलोमरेज एंजाइम अपने आप में आरआरएनए और प्रोटीन है। क्या है टीलोमरेज? आरआरएनए प्लस प्रोटीन। मतलब टीलोमरेज इज अ राइबोजाइम। टीलोमरेज एंजाइम तो है लेकिन उसमें आरआरएनए भी है ना, तो टीलोमरेज को क्या बोलोगे? राइबोजाइम। तो टीलोमरेज आएगा और इस डीएनए को नॉर्मल कर देगा। लेकिन ओल्ड एज में, पिछले साल सेल बायो, ओल्ड एज में टीलोमरेज इनएक्टिव हो जाता है। अब ओल्ड एज में टीलोमरेज काम नहीं कर, अभी हमारी, मेरी उम्र हो या आपकी, अभी इतनी नहीं हुई है कि टीलोमरेज इनएक्टिव हो गया, लेकिन ओल्ड एज में टीलोमरेज काम करना बंद कर देगा। अभी तो मेरा डीएनए छोटा होता है, टीलोमरेज नॉर्मल कर देता है, लेकिन बुढ़ापे में टीलोमरेज इनएक्टिव है तो डीएनए तो छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा तो फंक्शनल डीएनए का लॉस हो जाएगा। तो आरएनए प्रोटीन, अब बिना प्रोटीन के इंसान जिंदा नहीं रहेगा। दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ डेथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। टीलोमरेज का काम ना करना ये एक रीजन है डेथ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो रिसर्च चल रहा है कि कोई ऐसा एक्टिवेटर मिल जाए जो टीलोमरेज को ओल्ड एज में भी एक्टिव रखे, ताकि लाइफ स्पैन इंसानों की बढ़ जाए। इस पर रिसर्च चल रहा है, अभी नहीं मिला है ना? अभी आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर ये डीएनए प्रोकैरियोट का है तो कोई समस्या नहीं है, हमारा है तो समस्या है। लेकिन अभी के स्टेज में इस एरिया में जो डीएनए छोटा रह गया उसको बनाने का काम टीलोमरेज करेगा, बस इतना ही याद रखना है। क्लियर है? तो यहां पर लिख दूं कि ये समस्या यूकैरियोट में है, एंड इन यूकैरियोट, यूकैरियोट है, युक नहीं है, यूकैरियोट, this problem is solved by this problem is solved by telomerase enzyme। और टीलोमरेज क्या है? अपने आप में एक राइबोजाइम। ठीक है?
और सुनिए आखिरी लाइन आज की, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सभी में डीएनए रेप्लिकेशन होता है SSB। प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सभी में डीएनए रेप्लिकेशन होता है SSB। S फॉर सेमी कंजर्वेटिव, पता ही है। S फॉर सेमी डिसकंटिन्यूअस, आधा कंटिन्यूअस बना है आधा डिसकंटिन्यूअस, या सेमी कंटिन्यूअस बोल दो। अरे सेमी डिसकंटिन्यूअस बोलो या सेमी कंटिन्यूअस बोलो, इसका क्या मतलब है? आधा कंटिन्यूअस बना है आधा डिसकंटिन्यूअस, मतलब आधा लीडिंग आधा लैगिंग, और बी से बाई डायरेक्शनल। सही है। तो ये लाइन लिखकर मैं आज की सभा यहीं समाप्त कर दूंगा। यहां पर लिख देता हूं, इन बोथ प्रोकैरियोट, आप लोग कंप्लीट करें, इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन is SSB। S से है सेमी कंजर्वेटिव, S से है सेमी डिसकंटिन्यूअस, या सेमी कंटिन्यूअस बोल दो, एक ही बात है, आधा कंटिन्यूअस आधा डिसकंटिन्यूअस, और बाई डायरेक्शनल। देखो डीएनए रेप्लिकेशन में 4-6 लाइनें बची हैं, वो मैं नहीं बोलना चाह रहा आज और ना बोलूंगा। मैं चाहता हूं आप इतना ही डाइजेस्ट करें आज। अगली क्लास में जो रेप्लिकेशन की थोड़ी बहुत लाइन बची है वो बताऊंगा, और फिर आरएनए की बात करेंगे। क्या याद करवाया मैंने अंत में? एंड रेप्लिकेशन की समस्या प्रोकैरियोट में नहीं होगी, क्योंकि उनमें एंड्स ही नहीं है, यूकैरियोट में है। और यूकैरियोट में जो डीएनए छोटा रह गया उसके नॉर्मल करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? टीलोमेरेज की। खत्म बात, बस इतना ही याद रखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगा, नहीं फंस जाओगे बात। ठीक है, ऑल योर्स। सिंथेसिस ऑफ डीएनए, हाँ, इन प्लेस ऑफ प्राइमर, और इन प्लेस रह गया सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन प्लेस ऑफ प्राइमर, इधर बढ़ाना पड़ेगा, इन प्लेस ऑफ प्राइमर बाई डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। प्राइमर की जगह डीएनए बनाना, इसको क्या नाम दिया है हमने? गैप फिलिंग। हाँ जी बोले, किसको बच्चा नहीं चाहिए? बताया था तो पिछली क्लास में, प्राइमेज को नहीं चाहिए पिछले का कुछ भी। अरे प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए बच्चे, तो उस जो डीएनए तेरा बना रखा है आधा, उसको सर्कल बना के देख लेना। जब इसको सर्कल बनाएगा तो ये जो 5 डैश है और ये जो 3 डैश है पास पास आ जाएंगे, तो इसका 3 डैश OH यूज करके यहां पर डीएनए बन जाएगा। ठीक है अनमोल? ठीक है, चलो ओके भाई। ऑनलाइन वालों जिसे जो बनाना है बना लेना, मैं यहां पर म्यूट करके जा रहा हूं। देखो भाई ऑनलाइन वालों, एक्सरसाइज 2 के कौन कौन से क्वेश्चन करने वो बता रहा हूं, वीडियो में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं लगातार बोलते जा रहा हूं, 4, इसके बाद 9, 10, 12, 14, 15, 17, इसके बाद 21, 21 के बाद 21 के बाद है क्वेश्चन नंबर 35, 38, 39, 39 के बाद 46, 46 के बाद 50, 50 के बाद 53, 54, 56, 56, 56 के बाद 59, 61, 62, 62 के बाद 67, 67 के बाद इसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 74, 74, 77, 78, 78 के बाद 82, 83, 84, 84 के बाद है 90, 90 के बाद है 92, 92 के बाद है 96, 96 के बाद है 101। अब 101 से लेकर 110 तक सारे क्वेश्चन, 101 से लेकर 110 तक सारे क्वेश्चन। यही बोल रहा था पूरा एक ईयर सिर्फ इतने से ही था, 2022 का ही है। और फिर 113, 115, 113, 114, 115, 117, दैट्स ऑल। देख लो मैक्सिमम तो होगा इतने में ही। ठीक है, चलो कर लेना भाई, एक्सरसाइज 1 और 2 करो, बस हो गया। ओके डन। ये म्यूट तो कर दो इसको, ये तुम लोग बोलोगे और आएगा। ठीक है, जाइए आप लोग, जा सकते हैं।